पुलिस के सायरन महल के बाहर जोर शोर से बज रहे थे। एम्बुलेंस का सायरन महल के अंदर हंगामा बर्पा कर रहा था। एक नायाब चमचमाती हुई खूबसूरत रंग की गाड़ी महल में दाखिल हुई और एक आदमी सिगरेट का धूम फिजा में छोड़ते हुए बाहर निकला। रात के वक्त इसकी आंखों पर चढ़े सियाह चश्मे इसकी जहानत का सबूत थे। ये सुसत लापरवाह और कामचोर 35 साल हमारा पुलिस वालों के बीच स्टाइल में चलता हुआ आया और एक अफसर को बुलाकर सूरत-ए-हाल दरियाफ्त की। ये कोई और नहीं बल्कि पुलिस चीफ माइक था। ये पुलिस चीफ कैसे बना ये बस ऊपर वाला ही जानता था। खैर अब कहानी शुरू होती है। एक अफसर ने पुलिस अंदाज में उसे सलीवट किया और बोला, सर रानी साहिबा का कत्ल हुआ है। हम तफ्तीश कर रहे हैं और मेहमान से पूछगछ जारी है। लेकिन सर एक मसला है, ना तो किसी ने गोली चलने की आवाज सुनी, ना ही किसी ने किसी को असलहा लेकर भागते देखा। माइक ये सुनकर हैरान रह गया और जोर से बोला किया। माइक ने उसे गुस्से से घूरा और दोबारा चीखा, ये मत कहना कि हम मौजूद सब लोग बहरे और अंधे थे। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? माइक ने एक बार फिर संजीदा चेहरा बनाया और ऊंची आवाज में कहा, मुझे लाश के पास ले चलो। वक्त जाया ना करो। क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरे चेक करो, वहां कुछ ना कुछ जरूर होगा। एक अफसर फौरन सिक्योरिटी रूम की तरफ भागा और बाकी पुलिस वाले अब माइक के रोब में आ चुके थे। सब माइक को ऐसे देख रहे थे जैसे वो इस शहर के सबसे खतरनाक और ताकतवर पुलिस चीफ हो। जब माइक मलका की लाश के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि नूरा वहां शवाहिद इकट्ठे कर रही थी। नूरा 22 साल लड़की दरअसल मारिया की शागिर्द थी जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट की सरबराह थी। मारिया और माइक बचपन के दोस्त बल्कि बचपन के दुश्मन थे। ज्यादा सही अल्फाज में कहा जाए तो वो एक दूसरे को छपकर पसंद करते थे लेकिन कभी इजहार नहीं किया। मारिया खैर मामूली ज़हीन, मेहनती और बासलाहियत थी जबकि माइक उसका मुकम्मल अलग था। उनका एक और दोस्त भी था जिन्हें इन दोनों का लीडर कहा जा सकता था और उसका नाम था बर्ट। फौज में सब इन्हीं मेजर बर्ट के नाम से जानते थे। वो लुंगी की तरह चालाक, किसी के भी दिमाग को पढ़ लेने वाला और बेहद बासलाहियत शख्स था। जब भी वो मारिया के साथ होता तो उनकी गुफ्तगू का लेवल ऐसा होता कि माइक खुद को कमतर महसूस करता और उनसे दूर रहने की कोशिश करता। लेकिन किस्मत हमेशा उसे इन्हीं के साथ ला खड़ा करती। उसीलिए माइक अपनी नालायका पुलिस फोर्स पर गुस्सा निकालता, मगर हकीकत ये थी कि वो अपने उन दोनों दोस्तों के बगैर नहीं रह सकता था। अब माइक ने नूरा को देखा और बेधयानी में पूछा, मारिया कहाँ है? नूरा को माइक को तंग करने का सुनहरी मौका मिल गया। वो शोख अंदाज में बोली, खैरियत सर, मैडम के बारे में पूछ रहे हैं। सब ठीक तो है या फिर प्रपोज करने का इरादा है? अगर ऐसा है तो मैं अभी इन्हीं कॉल कर लूं। माइक और मारिया की छपी मोहब्बत किसी से ढकी छपी नहीं थी क्योंकि जब भी वो आमने सामने आते ऐसा लगता जैसे बिल्ली और कुत्ते की लड़ाई हो रही हो। ये हर किसी के लिए साफ था कि वो एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं। माइक नूरा की बात पर मुस्कुरा कर बोला, अरे बच्ची, मारिया यहाँ होती तो काम आसान हो जाता इसलिए पूछा। वैसे इस बूढ़ी औरत की लाश को क्यों तंग कर रही हो? नूरा शरारती अंदाज में बोली, सर बूढ़ों को तंग करने में मजा आता है। माइक ने जैसे अपनी छोटी बहन से बात करते हुए कहा, गुड़िया मैं 35 साल का हूँ, 50 का नहीं। नूरा ने फौरन मौजू बदला, ओह माइक सर 35 साल की उम्र में आपके 5 बच्चे होने चाहिए थे। आपको कब का मैडम मारिया से शादी कर लेनी चाहिए थी। आप बहुत सुस्त हैं। माइक ने खंसते हुए रुख बदला, अहम। खैर लाश से क्या मालूम हुआ? कुछ काम की बात बताओ। नूरा अब नॉर्मल अंदाज में बोली, लाश से मिलने वाले नमूने से लग रहा है कि इस औरत के जिंदा रहने के लिए सिर्फ 3 महीने बाकी थे। इसके बाद उनका बचना किसी मुझे से कम ना होता। माइक ने मुंह बनाकर कहा, ओह यार, कातिल 3 महीने और इंतजार कर लेता तो हमें आज इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। नूरा हैरत से माइक को देखते हुए बोली, यकीन करें सर, मैडम हमेशा कहती थी कि आप सबसे सुस्त ऑफिसर हैं, मगर यकीन जानिए मुझे इस बात पर कभी यकीन नहीं था। अब से मैं मैडम की हर बात ध्यान से सुनूंगी। माइक ने नूरा की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा, अगर तुम्हारे अलावा किसी और ने ये कहा होता तो वो अभी जेल में होता। ये कहकर माइक महल के अंदर चल दिया और एक खूबसूरत सोफे पर बैठकर महल की सजावट को सराहने लगा। फिर एक अफसर की तरफ देखकर बोला, ओए वहां क्या खड़े हो? अगर तरक्की चाहिए तो जाकर मेरे लिए अच्छी सी चाय ले आओ। और 2 अफसर मेरी गाड़ी की निगरानी पर मामूर करो। अगर मेरी गाड़ी पर एक खराश भी आई तो तुम सबकी तनख्वाह से पैसे काटूंगा। माइक अपनी गाड़ी से बेहद मोहब्बत करता था। उसी दौरान मारिया आखिरकार क्राइम सीन पर पहुंच चुकी थी। नूरा इसके साथ खड़ी शवाहिद के बारे में ब्रीफिंग दे रही थी। मारिया सुनते हुए धीरे से मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे पहले से मालूम हो कि ये केस माइक के बस की बात नहीं। इसने नूरा पर एक नजर डाली और बेपरवाही से पूछा, माइक कहाँ है? नूरा ने मारिया के तासुरात देखते हुए दिल में सोचा, लगता है आज आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। इससे पहले कि वो अपने ख्यालात में खो जाती, मारिया ने इसके सामने उंगलियां चटकाईं। मैंने तुमसे कुछ पूछा था नूरा, बराह करम हाल में रहने की कोशिश करो। अपने ख्यालात में मगन पकड़े जाने पर नूरा फौरन सीधी हो गई। माइक सर शायद कहीं अंदर छुपे हुए होंगे, मुमकिन तौर पर आपसे बचने के लिए। उसने आखिरी जुमला हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, इस उम्मीद में कि मारिया को हंसी आ जाए। मारिया ने सर झटक दिया, ठीक है मैं उसे देख लूंगी। तुम लाश को लैब पहुंचाने पर ध्यान दो। सुबह तक मुझे मुकम्मल फिंगरप्रिंट तज्जिया अपनी मेज पर चाहिए, समझी? नूरा ने फौरन सर हिला दिया। मारिया ने एक आबरू उठाई, और एक बात और, आइंदा अपने ख्यालात दिल में ही रखना। नूरा का चेहरा सुर्ख हो गया, ये समझते ही कि मारिया ने इसके ख्यालात पढ़ लिए हैं। वो कुछ कहे बगैर जल्दी से अपने काम पर वापस चली गई। मारिया ने गहरा सांस लिया और अंदर दाखिल हो गई। जैसा कि उसे तवक्को थी, माइक मजे से एक सोफे पर बैठा चाय की चुस्की ले रहा था जैसे वो अपने ही घर में हो। दरवाजे के चौखट से टेक लगाते हुए मारिया ने बाजू बांधे और मुस्कुरा कर बोली, अगर तुम्हारी गाड़ी को बोलने की सलाहियत होती तो अब तक तुम पर हरासानी का केस कर चुकी होती। माइक ने जरा भी परवाह ना की। इसने सुकून से चाय की एक और चुस्की ली और ड्रामाई अंदाज में आह भरी, और अगर मेरी गाड़ी का दिल होता तो वो भी मुझे चाहती, बरखिलाफ कुछ लोगों के जिन्हें मैं जानता हूँ। इसने मारिया की तरफ बेशर्मी से मुस्कुराते हुए देखा। मारिया ने आंखें घुमाई, ठीक है, और तुम यहाँ कर क्या रहे हो मिस्टर कमिश्नर माइक साहब? माइक सीधा होकर बैठा और अपनी वर्दी दुरुस्त की। मैंने वर्जिश करने का फैसला किया है। मारिया ने शक भरी नजर डाली, वाह ये तो नया है। माइक ने मुस्कुरा कर कहा, मैं अपनी याददाश्त ताज़ा करने से शुरुआत करूंगा कि हम पास में हूँ। मारिया ने हल्का सा कहा लगाया और करीब आई, तुम सिर्फ एक चीज के पास हो, काम से बचने के नए नए बहाने ढूंढने के। उसी लम्हे एक सियाह बिल्ली कमरे के पार से दौड़ती गुजरी, जिस पर करीब खड़े एक अफसर ने घबरा कर कहा, सर बदकिस्मती, एक काली बिल्ली ने आपका रास्ता काट दिया। माइक ने फौरन आराम से टेक लगाई और मुस्कुराते हुए बोला, बिल्ली को फिक्र करनी चाहिए, इसने मेरा रास्ता काट दिया है। मारिया ने सर हिलाया और हंसी दबाते हुए बोली, नाकाबिल यकीन, तुम वाकई अपनी ही दुनिया में जीते हो। नहीं। माइक ने चाय का कप उठाया और मुस्कुरा कर कहा, ये एक खूबसूरत दुनिया है मारिया, तुम्हें कभी आकर देखना चाहिए। मारिया पलटी और चलने लगी, मुझे बताना जब हकीकत तुम्हें वीजा देने पर राजी हो जाए। माइक ने शरारत से मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं तुम्हारी महर मंजूरी का इंतजार करूंगा। मारिया ने तंजिया अंदाज में सर झटका, मगर जाते हुए इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। वो बाहर आई और अपनी गाड़ी में बैठकर किसी को कॉल की और अपनी गाड़ी में महल से रवाना हो गई। पीछे माइक और इसकी पुलिस टीम रह गए थे।
फरानजक टीम ने तमाम जरूरी शवाहिद इकट्ठे कर लिए थे और मलका लिंडा की लाश को फरानजक लैब भिजवा दिया था। अब माइक और इसकी टीम के जाने का वक्त था, मगर जैसे ही वो मरने लगा उसने देखा कि चंद डॉक्टर्स एक कमरे से बाहर आ रहे थे। माइक फौरन रुका और सख्त लहजे में पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे? एक सीनियर डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर पटेल था आगे बढ़ा और जवाब दिया, हम मलका की बहू का इलाज कर रहे थे। अब वो ठीक है, हमारा काम मुकम्मल हो गया है, इसलिए हम जा रहे हैं। माइक ने हैरत से दोहराया, ओह तो मलका की बहू भी है, बहुत दिलचस्प। गुस्से में आकर माइक ने अपने काबिल इत्मीनान मुआविन को बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, मलका की बहू भी थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुआविन घबरा कर बोला, सर मैंने बताया था, शायद आप भूल गए। माइक को ऐसा कुछ याद नहीं था, मगर अपनी धाक बिठाने के लिए फौरन बोला, मुझे याद है। फिर वो सीधा मलका की बहू के कमरे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही माइक दरवाजे तक पहुंचा, एक नौकर आगे बढ़ा और इसे रोककर बोला, सर मैडम अभी बेहोश हैं और डॉक्टर ने हिदायत दी है कि सुबह तक इन्हें कोई तंग ना करे। बरा करम सुबह आएगा तभी उनसे मुलाकात मुमकिन होगी। माइक ने नौकर को घोरा मगर कुछ कहे बगैर पलट गया। उसी लम्हे एक पुलिस अफसर भागता हुआ उसकी तरफ आया, सलाम किया और जल्दी से बोला, सर हमें एक अहम इत्तला मिली है। माइक ने हैरत और घबराहट से इर्द-गिर्द देखा, फिर संजीदगी से अफसर की तरफ मुतवज्जह होकर बोला, अपनी मुंह की कसम खाकर सच बता, टाइम बम कहाँ है? अफसर ने माइक को ऐसे देखा और हैरत से कहा, सर कोई टाइम बम नहीं है। माइक ने गहरी सांस ली और फिर उसे डांटते हुए बोला, बेवकूफ, फिर ये फिल्मी अंदाज में भागने की क्या जरूरत थी? तुम आराम से चल नहीं सकते? तुमने मुझे डरा दिया। फिर वो इर्द-गिर्द खड़े लोगों को देखते हुए बोला, ये देखो सब लोग, अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता तो मैं खुदा को क्या जवाब देता? अफसर ने घबराकर हिचकिचाहट से कहा, सर असल में। माइक ने उंगली उठाकर उसे रोका, शश, इतनी अहम बात सबके सामने नहीं बोली जाती। चाहते हो कि मुझे हार्ट अटैक हो जाए? जाओ इस कमरे में मेरा इंतजार करो, मैं पहले उन लोगों को संभाल लूं, फिर तुम मुझे तफसील से बताना। अब दफा हो जाओ बेवकूफ, और हम भागना नहीं, आराम से चलना। ये महल है, कोई मैराथन नहीं। अपनी ड्रामाई परफॉर्मेंस मुकम्मल करने के बाद माइक गुस्से में कमरे में दाखिल हुआ जहां अफसर इसका इंतजार कर रहा था। इसने हाथ बांधकर सख्त लहजे में कहा, अच्छा गधे, अब बता क्या है? अफसर ने गला साफ किया और घबराहट से बोला, सर हमें महल के पुराने नौकरों से पता चला है कि मलका का बेटा भी बिल्कुल उसी तरीके से कत्ल हुआ था, उसी तरह गोली मारकर। ये 8 साल पहले की बात है, और जो भी अफसर इस केस पर काम कर रहा था वो जिंदा नहीं बचा। हमारे जराये ने उसकी तस्दीक की है, सर। किया। माइक सर पकड़ के बैठ गया और बोला, आज मैं यहाँ आया ही क्यों किया होगा? माइक सोच में पड़ गया, मगर फिर अचानक उसे कुछ ख्याल आया और उसने अपने फोन से कॉल मलाई फोन की घंटियां बज रही थी कि किसने फोन उठाते ही बोला, देख भाई, अगर तूने दोबारा ये खने के लिए फोन किया है कि फिर से किसकी गाड़ी में कोई काली बिल्ली गैंग है तो खुदा हाफिज। और फोन कट गया। माइक ने जल्दी से दोबारा नंबर डायल किया और उस बार भी माइक को कुछ कहने का मौका ना मिला। माइक, तूने आज रात मुझे सोने ना देने की कसम खा रखी है ना? माइक ने फौरन बात काट दी, अरे भाई बस मेरी सुन, मैं यहाँ कत्ल के केस की तफ्तीश कर रहा हूँ। किसी ने महल में मलका लिंडा को गोली मार दी, ना कोई मुश्तबा ना कोई पक्का सबूत। मुझे तेरी मदद चाहिए बट प्लीज इनकार मत कर। तुझे जनी की कसम, मेरे भाई बस एक आखिरी बार मेरी मदद कर। तुम वाकई कमाल के आदमी हो माइक, हर बार तुम किसी ना किसी तरीके से अपना काम निकाल ही लेते हो, और हमेशा की तरह मुझे मेरी मरहुमा बीवी की कसम खिला रहे हो और कह रहे हो कि ये आखिरी बार है। तुमने ये बात पिछली बार भी कही थी, इससे पिछली बार भी, और इससे भी पहले। जब बर्ट ने ये जुमला 3 बार दोहराया तो माइक ने जल्दी से कसम खाई, ये वाकई आखिरी बार है, मैं कसम खाता हूँ। बाप की जान की कसम। बर्ट ने खुश हंसते हुए कहा, किसके बाप की कसम? तुम्हारे या मेरे? मेरा बाप तो मेरी मुंह के साथ सुकून से जन्नत में आराम कर रहा है, और अगर तुम अपने बाप की कसम खा रहे हो बेवकूफ तो मैं तुम्हारी मुंह को जरूर बताऊंगा। फिर सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। यार बस कर प्लीज, मैं मारिया की कसम खाता हूँ। माइक ने मुंह बनाकर इल्तिजा की। बर्ट ने तनस किया, मारिया की कसम खाने से पहले कम से कम इससे शादी तो कर ले, वरना तुम्हारा ही मर जाएगा। देख बर्ट तो आ रहा है या नहीं? माइक अचानक संजीदा हो गया, फिर फौरन दोबारा मिन्नत समाजिक पर उतर आया, नाकाबिल यकीन। आज तो जनी की कसम भी तुझ पर असर नहीं कर रही। ये कैसे हो सकता है? ओह ये बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल मुमकिन है। अगर तो और तेरी टीम अपनी आंखें खोलो और कुछ काम कर लो। मैं बाहर अपनी गाड़ी में बैठा हूँ, आकर मुझे ढूंढ ले। बर्ट ने तेज लहजे में जवाब दिया। असल में जब मारिया ने शवाहिद का जायजा लिया था तो वो पहले ही समझ चुकी थी कि माइक को बर्ट की मदद की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसने गाड़ी में सवार होकर वापस जाते वक्त बर्ट को फोन करके सारी सूरत हाल बता दी थी। वक्त जाया किए बगैर बर्ट अपने 2 शागिर्दों के साथ महल पहुंच चुका था। याहू, माइक ने बेसाख्ता खुशी से नारा लगाया और कमरे से बाहर भागा, अपने अफसरान के बीच से गुजरते हुए बर्ट को तलाश करने निकला। इसे दौड़ता देखकर इसके तमाम अफसरान भी इसके पीछे दौड़ पड़े, जिससे पूरे महल में अफरा-तफरी मच गई। बाहर आते ही माइक ने अपने आदमी को हुक्म दिया, मेरे दोस्त को जल्दी से तलाश करो, वो पहले ही यहाँ मौजूद है और यूं ही हम उसे ढूंढ लेंगे, मेरा काम खत्म। ये छप्पन छपाई का खेल माइक, मारिया और बर्ट बचपन में भी खेलते थे और माइक कभी भी इन्हें ढूंढने में कामयाब नहीं हुआ था, मगर आज वो पक्का इरादा कर चुका था, वो किसी भी कीमत पर बर्ट को ढूंढ कर रहेगा। माइक तेजी से इस जगह पहुंचा जहां इसके मातहत ने बर्ट की गाड़ी की निशानदही की थी, मगर वहां पहुंचकर वो हैरान रह गया, गाड़ी बिल्कुल खाली थी। एक लम्हे के लिए वो उलझन में पड़ गया, फिर अचानक मुस्कुरा उठा, अपने मातहतों की तरफ मुड़कर बोला, ठीक है, हो सकता है कि हम बर्ट को ना ढूंढ सकें, मगर वो अपने 2 शागिर्दों के साथ आया है। इनमें से एक गोरा चिट्टा नौजवान है और दूसरा लंबा जरा गर्म मिजाज सानुला साबिक फौजी है। इन्हें तलाश करो और बर्ट खुद ब खुद मिल जाएगा। जूही माइक ने अपनी बात खत्म की, पीछे से एक आवाज आई, ओह सर, हम तो यहीं खाने का मजा ले रहे हैं, क्यों खामख्वा हमें ढूंढने की जहमत कर रहे हैं? ये शान था बर्ट का काबिल इत्मीनान ड्राइवर। शान को हर संजीदा मौका पर हंसी मजाक करने की आदत थी। वो अपने काम में माहिर था, एक ऐसा नाकाबिल शिकस्त रेसिंग चैंपियन जिसे आज तक कोई हरा नहीं सका था। इसका बोलने का अंदाज हमेशा चटकलूं और कहकहूं से भरा रहता था। माइक ने सख्त लहजे में पूछा, अच्छा तुम यहाँ हो, मगर बर्ट कहाँ है? शान कमबख्त, तुम सीधा मुझे बता सकते थे कि वो यहाँ है, बजाय इसके कि मुझे पूरे महल में पागलों की तरह दौड़ाते फिरते। शान ने हंसते हुए कहा, ओह सर, गुस्सा ना करें। सर ने सख्ती से हुक्म दिया था कि जब तक आप और आपकी टीम अपनी आंखें खोलकर हमें खुद ना ढूंढ लो, हम छपे रहीं। मगर मैं कसम खाकर कहता हूँ, आप अल अहमद से पूछ ली, मैंने पूरा जोर लगाया कि आपको बता सकूं, मगर हर बार जब मैं कुछ कहने वाला होता ऐसा लगता जैसे बर्ट सर की कोई गीबी ताकत मेरे होंठों को बंद कर देती। उसीलिए अल अहमद और मैं तीसरी बार महल के बावर्ची खाने का चक्कर लगा रहे हैं, इस मजेदार खाने का मजा ले रहे हैं, यहाँ तक कि खाने में मौजूद महंगा नमक भी मेरी जबान नहीं खोल सका। शान ने शरारती अंदाज में ऊँख मारते हुए बात मुकम्मल की। शान ने शरारती मुस्कुराहट के साथ माइक की तरफ देखते हुए मजीद छेड़ते हुए कहा, और वैसे आपके नाम निहाद मेहनती अफसर तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे थे। ये जो साहब यहाँ खड़े हैं आपके जाती चमचे, ये कम से कम 5 बार चुपके से बावर्ची खाने जा चुके हैं। एक बार तो उनकी प्लेट मैंने अपने हाथों से भर कर दी थी, मेरी तरफ देखा तक नहीं, मजे से पीट भर रहे थे, जबकि आप परेशान हो रहे थे। माइक ने गुस्से से अपने मातहत की तरफ घोरा और धारा, तुम्हारा चीफ भूखा मर रहा है और परेशान हो रहा है, तुम मजे से खाने में लगे हुए थे।
कम अज कम एक बार तो आकर मेरा हाल चाल पूछ लेते। अलहमद अपनी हंसी दबाने की कोशिश करते हुए बोला, ओह सर, आपको वाकई खुदा कर ये खाना चखना चाहिए। कढ़ाई लाजवाब है, बिरयानी जन्नत से उतरी हुई लगती है और शीर खौरमा तो बस लाजवाब है। मैं कसम खाकर कहता हूँ सर, आप उंगली चाटते रह जाएंगे। ये सुनकर माइक के मुंह में पानी आ गया, मगर उसने जल्दी से खुद को संभाला और सर झटककर संजीदा हुआ। मैं जानता हूँ तुम दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तुम मुझे बहकाना चाहते हो ताकि मैं बर्फ को ना ढूंढ सकूं, लेकिन आज मैं उसे हर हाल में ढूंढ कर रहूंगा। ये सुनकर शान हंसते हुए बोला, ओह सर, आपने बिल्कुल यही बात पिछली बार भी कही थी। अलहमद ने भी कहा लगाया, और इससे पिछली बार भी सर। शान ने चेहरे पर मासूमियत तारी करते हुए मजीद कहा, और अगर मैं सही याद कर रहा हूँ तो आपने ये बात उससे पिछली बार भी कही थी। इससे पहले कि वो जुमला मुकम्मल कर पाता, माइक का पारा चढ़ गया। उसने एक जोरदार थप्पड़ अपने मातहत के गालों पर मारा और धारा, ये दोनों अपनी बकवास में लगे रहेंगे और तुम लोग बस खड़े सुनोगे। जाओ और मेरे दोस्त को सूरज निकलने से पहले ढूंढ कर लाओ। शान ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए शरारत से कहा, सर, आपका मतलब आज का सूरज निकलने से पहले या कल का? अलहमद ने फौरन कहा, नहीं नहीं, इनका मतलब तो शायद परसों के सूरज निकलने से पहले का है। माइक ने दम पैसते हुए गुस्से से कहा, बस बहुत हो गया। सब लोग वक्त जाया करना बंद करें और फौरन बर्फ को ढूंढना शुरू करें। और तुम दोनों, उसने शान और अलहमद की तरफ इशारा किया, या तो तलाश में मदद करो या फिर शादी की दावत समझकर खाने पर हाथ साफ करना बंद करो। मगर शान और अलहमद माइक की दानिश से बिल्कुल बेफिक्र एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए, एक और चिकन तका उठाया और मजे से खाने में लग गए। माइक ने उनकी हरकतों को नजरअंदाज करते हुए अपने अफसरान के साथ महल के अंदर और बाहर हर जगह बर्फ की तलाश जारी रखी, लेकिन मुसलसल 2 घंटे की बेइंतहा मेहनत के बावजूद बर्फ का कोई सुराग न मिला। माइक के अफसरान थकन और मायूसी का शिकार हो चुके थे और आहिस्ता आहिस्ता उनकी उम्मीदें दम तोड़ने लगी। माइक भी मुकम्मल तौर पर निढाल हो चुका था। वो महल की सीढ़ियों पर बैठ गया, अपना सर हाथों में थामकर तेजी से सांस लेने लगा। उसी लम्हे एक जानी पहचानी आवाज इसके पीछे से सुनाई दी। माइक ने पलटकर देखा तो बर्फ, जो अभी अभी मलका की बहू के कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर निकला था, सुकून से उसकी तरफ बढ़ रहा था। माइक के चेहरे पर एक लम्हे के लिए सुकून छा गया। इसने गहरी सांस ली, मगर बजाय किसी रद्दअमल के खामोशी से सर झुकाकर अपनी शिकस्त कबूल कर ली। इसके थके हारे अफसरान जब बर्फ को देखकर खड़े हुए तो मजीद इकामत के इंतजार में थे, लेकिन बर्फ ने बस हाथ हिलाया और कहा, सब लोग फारिग हैं, जाओ घर जाकर आराम करो। एक लम्हे की भी ताखिर किए बगैर थकन से चोर अफसरान एक दूसरे का सहारा लेते हुए अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़े और फौरन वहां से रवाना हो गए। बर्फ माइक के पास सीढ़ियों पर बैठ गया और बड़े भाई की तरह इसके कंधे पर तसल्ली देने के अंदाज में हाथ रखा, मगर माइक, जो अब भी जिद्दी छोटे भाई की तरह खफा बैठा था, फौरन कंधा झटककर बोला, दूर हट मुझसे, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता। मैंने 2 घंटे तक तुझे ढूंढा और तो इस दौरान इस बेवा के कमरे में छुपा बैठा था। तुझे कुछ शर्म है या नहीं? बर्फ हल्के से हंसा और कहा, वो बेवा तेरी होने वाली भाभी है तो शर्म कैसी? माइक की आंखें हैरत से फैल गईं। क्या एक बेवा मेरी भाभी कैसे बन सकती है? तू मेरे साथ मजाक कर रहा है? सच सच बता, तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है? बर्फ मुस्कुराकर पीछे टेक लगाकर बोला, पहले वो बेवा बनी, फिर मेरी इससे मुलाकात हुई, फिर हम एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए और फिर हमने चुपके से मन्नी कर ली। मैं तुझे और मारिया को बताना चाहता था, लेकिन उससे पहले मलका लिंडा की तबीयत बिगड़ने लगी और अंजलिना को यहाँ कर उनकी देखभाल करनी पड़ी, इसलिए हमें राज रखना पड़ा। मगर मैं कसम खाकर कहता हूँ, तो वो पहले शख्स है जिसे मैं ये खबर देने वाला था। माइक हैरत से बर्फ को देखता रहा, इसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। तो कहना चाहता है कि इस सारे वक्त तो चुपके चुपके मन्नी के लिए बैठे था और मुझे जरा भी खबर नहीं हुई। बर्फ हंस दिया, तो चीफ नकमे सिंह बना रहता था, इसलिए तुझे पता ही नहीं चला। माइक ने तंजिया अंदाज में मुंह बनाया और बिलाखिर मुस्कुराते हुए बोला, यकीन नहीं आ रहा, तो मुझसे कोई राज भी छुपा सकता है? ये तो पहली बार हुआ है। बर्फ ने कंधे अचुकाए, लगता है मैं हैरान करने में माहिर हो गया हूँ। माइक ने सर हिलाते हुए लंबी सांस ली, चलो मुबारक हो, लेकिन अगर आइंदा तूने मुझसे कोई और राज छुपाया तो मैं कसम खाकर कहता हूँ। बर्फ ने शरारती मुस्कुराहट के साथ जुमला मुकम्मल कर दिया, चलो चाय पीते हैं, उससे पहले कि तो फिर से रोना धोना शुरू कर दे। माइक ने हंसते हुए बर्फ के बाजू पर हल्का सा मुक्का मारा और दोनों दोस्त कहा लगाने लगे। उनकी दोस्ती हमेशा की तरह मजबूत थी, बिल्कुल वैसे जैसे बचपन के दोस्तों की हुआ करती है। बर्फ और माइक महल में बैठकर चाय पी रहे थे, जबकि तमाम मुलाजिम उनके मामूली हुक्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चाय का घूंट लेते हुए माइक ने शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, वैसे मेरे दोस्त, इस बार तो वाकई किस्मत तुझ पर मेहरबान हो गई। बता तो सही, तूने इस शहजादी को कैसे काबू किया?